प्रशांत जी, अब तीसरा वीडियो हम शुरू करते हैं। दूसरे में आपने देश के बंटवारे में बापू की भूमिका बताई। इस वीडियो में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बापू और भारत में जो मुसलमान थे उनको देखते हुए, क्योंकि उनका एक अपना अलग धर्म था, उनका समुदाय था, उनके कुछ अपने नेता थे, तो क्या रिलेशनशिप थी, ये कुछ आप खुलासा करें। जैसा मैंने पहले बताया कि बैरिस्टर गांधी जब दक्षिण अफ्रीका पहुंचे और रंग भेद का जो सामना उनको करना पड़ा, उसमें जिस अपमान से वो गुजरे, उसमें से उनके मन में आया कि हम लोग को इस अपमान को पी नहीं लेना चाहिए, इसका कुछ ना कुछ जवाब देना चाहिए। और वो जिस अब्दुल्ला सेठ की फर्म में काम करने गए हैं, उनके सारे जो उच्च अधिकारी हैं उनके बीच में बैठकर वो बताते हैं कि उनको किस तरह ट्रेन के डिब्बे से बाहर फेंका गया। और तब वो कहते हैं कि मुझको इस बात का सबसे ज़्यादा अपमान है मेरे मन में कि उस टिकट चेकर ने मेरे हाथ से वो टिकट छीन लिया जो मैंने फ़र्स्ट क्लास का टिकट कटाया था, और मैं उससे कह रहा था कि मेरे पास फ़र्स्ट क्लास का टिकट है इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। तो उसने कहा सो व्हाट, और उसने मेरे हाथ से टिकट छीन लिया। उसके सो व्हाट का जवाब देना है मुझको। तो जो अधिकारी लोग हैं अब्दुल्ला फर्म के, वो उनको समझाते हैं कि ऐसा तो हम लोग के साथ रोज़ ही होता है, हम लोग तो यहाँ अपना जीवन चलाने, पैसा कमाने आए हैं, अपमान वगैरह तो होता ही रहता है। लेकिन गांधी कहते हैं कि नहीं, अपमान हमको सहना नहीं है, इस अपमान का जवाब देना है। इस समय तक ये महात्मा गांधी नहीं है, एक साधारण से बैरिस्टर हैं जो उस फर्म की नौकरी कर रहे हैं। वहाँ से जो गांधी अपना काम शुरू करते हैं, एक नया संगठन खड़ा करते हैं नटाल इंडियन कांग्रेस के नाम से। ये दक्षिण अफ्रीका के गोरे लोगों के लिए पहला मौका है जब वो ये समझ पाते हैं कि ये जो कुली भारतीय हैं, यानी भारत और एशिया के दूसरे मुल्कों से मज़दूर बनकर आए हुए जो लोग हैं, इनका भी अपना कोई नज़रिया हो सकता है जो नटाल इंडियन कांग्रेस के द्वारा हमारे सामने रखा जा रहा है। ये अपने आप में ही उनके लिए बड़े हैरानी की बात थी, क्योंकि इनका कोई नज़रिया होता है ये तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। तो गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय और एशियाई लोग रहते हैं वो सब उतने ही धर्मों और भाषाओं और जातियों में टूटे हुए हैं जितने हम अपने यहाँ देखते हैं। यानी इस टूटे हुए भारत का एक छोटा सा रूप दक्षिण अफ्रीका में है, जो भाषा के आधार पर बटा हुआ है, पेशे के आधार से बटा हुआ है, पूजा के आधार पर बटा हुआ है। तो भारतीय लोग तो हैं लेकिन भारत के ही नहीं है। तो गांधी की पहली चुनौती यहाँ शुरू होती है कि क्या इन लोगों को एक बनाकर किसी मंच पर लाया जा सकता है। तो मैं अगर कहूँ कि गांधी को अपने सार्वजनिक जीवन की पाठशाला में जो पहला पाठ पढ़ना पड़ा, वो समुदायों की एकता का पाठ पढ़ना पड़ा। वो जिस फर्म में काम करते थे वो मुस्लिम फर्म थी। मुसलमानों के साथ ही ये पहला उनका संवाद या इंटरेक्शन होता है। और आप देखिए कि वो इस हद तक जाता है कि जब गांधी का सत्याग्रह शुरू हुआ तो उनके सत्याग्रहियों की टोली में जो पहली भर्ती हुई उस अब्दुल्ला सेठ की हुई जिसके यहाँ वो नौकरी करते थे। ये अपने आप में एक चमत्कार ही है, क्योंकि कोई व्यापारी फर्म का प्रमुख आदमी अपने मातहत काम करने वाले आदमी के खतरे के एक कार्यक्रम में शामिल हो जाए सिपाही बन करके। आप इससे अंदाज़ लगा सकते हैं कि गांधी का प्रभाव कितना गहरा पड़ा था। जबकि मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि तब तक वो महात्मा गांधी जैसे नहीं हुए थे, अभी तो जीवन शुरू हो रहा था। तो गांधी ने लोगों को एक कर एक संगठन बनाकर एक नए तरह की ताकत खड़े करने का जो प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया, और इस हद तक किया कि आखिर में उस लड़ाई में उनको सफलता मिली। उसी प्रयोग को एक बड़े पैमाने पर करने का मौका उनके सामने आया जब वो भारत आते हैं और यहाँ आकर देखते हैं कि वो विभाजन की लकीरें दक्षिण अफ्रीका से भी ज़्यादा गहरी हैं, ज़्यादा दृढ़ हैं, दूरियां बहुत बड़ी हैं।
और उन दूरियों के बीच में अपने अपने धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वार्थों का बहुत बड़ा जाल फैला हुआ है। कांग्रेस जो मंच थी उस समय भारत की आज़ादी की आवाज़ उठाने वाली, वो एक पढ़े लिखे अभिजात वर्ग के लोगों का क्लब था, जिसकी पूरी कोशिश सिर्फ इतनी ही थी, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि कांग्रेस बनी ही इस विचारधारा से थी कि एक ऐसा संगठन बनना चाहिए जो भारतीयों के बीच में फैल रहे असंतोष को बाहर निकलने का मौका दे। तो इसीलिए कांग्रेस बनी थी, एक सेफ्टी वॉल्व की तरह, कि जब असंतोष का ज़्यादा जमाव हो जाए तो उसको बाहर निकलने के लिए एक रास्ता दे दिया जाए। कांग्रेस वो रास्ता थी जो साल में एक बार वायसराय के साथ मिलती थी, अंग्रेज़ बहादुर हमारे बीच आया, हमारी बात सुनी, इससे खुश हो जाती थी। गांधी ने उस कांग्रेस को आज़ादी की लड़ाई के हथियार में बदलने की कोशिश की, और इसलिए सारे समुदायों को ही नहीं जोड़ करके कांग्रेस के मंच पर लाए। कांग्रेस के अंदर जो चीज़ें चल रही थी उसको तोड़ने की कोशिश की उन्होंने। एक ऐसी परिस्थिति बना दी गांधी जी ने आने के बाद कि भारतीय पोशाक में लोग कांग्रेस की मंच पर दिखाई देने लगे। चंपारण से निकला हुआ किसान कांग्रेस के मंच पर आकर खड़ा होने लगा। अंग्रेज़ी में कांग्रेस के मंच पर से भाषण देना शर्म की बात मानी जाने लगी। भारतीय भाषा में बात होनी चाहिए, भारतीयों की भाषा में बात होनी चाहिए। गांधी ने यहाँ से शुरू किया, तो कांग्रेस का एक पूरा चरित्र ही उन्होंने बदल दिया। इस चरित्र को बदलने के कारण बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हुई, क्योंकि जो लोग पुरानी कांग्रेस के मंच पर स्थापित थे उनको ऐसा लगा जैसे गांधी ने आकर के उनको कांग्रेस के बाहर कर दिया। तिलक महाराज, गोपाल कृष्ण गोखले, बंगाल की पूरी कांग्रेस की लीडरशिप, मोहम्मद अली जिन्ना जो कांग्रेस के उस समय के बहुत ही मान्य नेताओं में एक थे, इन सब को लगा कि कांग्रेस अब उस रास्ते को छोड़कर गांधी के बहुत ही अटपटे रास्ते की तरफ जा रही है, जहां हमारी कोई जगह बहुत नहीं है। तो गांधी की शुरुआत ही यहाँ से होती है कि वो जिस भारत की आज़ादी की कल्पना करते हैं उस भारत को कांग्रेस के मंच पर लाना चाहते हैं, और इसको लाने के क्रम में गांधी की अपनी पोशाक बदल गई, गांधी के तौर तरीके बदले। जैसे जैसे गांधी के विचारों में परिवर्तन होता गया वैसे वैसे उनकी पोशाक में परिवर्तन होता गया, और आखिर में गांधी उस जगह पर खड़े हुए, उस रूप में खड़े हुए जिस रूप में हम उनको फ़ोटो में देखते हैं, जिसको चर्चिल ने अधनंगा फ़कीर कहा था। तो अधनंगा फ़कीर होना शर्म की बात नहीं है, देश की हमारी जनता ही अधनंगी है, उसके प्रतिनिधि को इसी पोशाक में और इसी तरह के जीवन में रहना चाहिए। तो कांग्रेस के साथ गांधी का जो रिश्ता है वो ट्रांसफॉर्मेशन का रिश्ता है, कांग्रेस का भी ट्रांसफॉर्मेशन और गांधी का भी ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए इस रिश्ते को समझने के लिए गांधी के उन सारे वैल्यू सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसके आधार पर उन्होंने आज़ादी की लड़ाई खड़ी की थी, और जिसके बारे में वो बहुत सावधान थे कि आज़ादी की इस दिशा से अगर देश भटकेगा तो आज़ाद तो शायद हो जाएगा, लेकिन वो आज़ादी नहीं होगी जिस आज़ादी की तरफ दुनिया आश्चर्य से देखे कि कोई मुल्क ऐसे भी आज़ाद हो सकता है। धन्यवाद प्रशांत जी, बहुत आपने स्पष्ट किया, खुलासा किया, इसके लिए हम आभारी हैं। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि किन हालात में और किन कारणों से गांधी जी ने पाकिस्तान को आर्थिक सहायता देने का विचार किया।